हेलो एवरीवन, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। बिल्डिंग मटेरियल का सेकंड टॉपिक ब्रिक्स का लेक्चर चल रहा है। ब्रिक्स का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें बात की गई थी ब्रिक्स क्या होती है और ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन। तो ब्रिक्स को हम दो भागों में क्लासिफाई किए थे। पहला था हमारा कच्ची ईंट, पहला था कच्ची ईंट और दूसरा था पक्की ईंट, पक्की ईंट। तो जो हमारी कच्ची ईंट होती है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। जनरली इसका प्रयोग नहीं होता है। जब कच्ची ईंट को भट्टे में नील में पका देते हैं तो इसे कहते हैं पक्की ईंट। और जो कच्ची ईंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो पक्की ईंट को हम 4 भागों में क्लासीफाई किए थे। तो आइए देखते हैं पक्की ईंट का क्लासिफिकेशन। पहला था हमारा फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स, दूसरा था हमारा सेकंड क्लास की ब्रिक्स, तीसरा था हमारा थर्ड क्लास की ब्रिक्स और चौथा था ओवरबर्न ब्रिक्स। तो पहले लेक्चर में बात की गई थी फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कैसे पहचानेंगे फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स को। और आज हम बात करेंगे सेकंड क्लास ब्रिक्स, थर्ड क्लास ब्रिक्स और ओवरबर्न ब्रिक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं सेकंड क्लास की ब्रिक्स क्या होती है। सेकंड क्लास की जो ब्रिक्स होती है यह भी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की तरह ही होती है। यह भी अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ होती है, ठोस होती है, इसकी भी एज अधिक होती है। परंतु जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है, स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है 19x9 सेंटीमीटर। इसके साइज़ में कुछ की यदि कमी या अधिकता हो जाती है तो हम उसे सेकंड क्लास ब्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो उसे सेकंड क्लास ब्रिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पॉइंट क्या है। इसके किनारे सीधे होते हैं परंतु यह मानक माप से कुछ कम शुद्ध की हो सकती है, कुछ कम शुद्ध माप की हो सकती है। जो इसकी स्टैंडर्ड साइज़ होती है उसमें यदि कुछ कमी है तो उसे हम सेकंड क्लास ब्रिक्स में रखते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इसकी स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स से बहुत कम होगी, इसका प्रयोग नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड क्लास की ब्रिक्स का ज़्यादातर उपयोग सेकंड क्लास के लोग ही करते हैं। अच्छा खासा इसका यूज़ होता है भवन बनाने में। सेकंड क्लास के जो भवन होते हैं वह सेकंड क्लास की ब्रिक्स से बने होते हैं। तो इसके जो किनारे होते हैं सीधे होते हैं परंतु यह मानक माप से कुछ शुद्ध माप की हो सकती है। और इसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका होता है 22%, 20 नहीं 22% से कम। यह अपने भार का 22% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब ना करे, या अपने भार का 1/4 से अधिक ना हो। मतलब सेकंड क्लास की जो ब्रिक्स है उसे 24 घंटे 24 आवर पानी में, सेकंड क्लास की जो ब्रिक्स होती है उसे 24 घंटे पानी में डिबोने पर या पानी में भिगोने पर यह अपने भार का 22% से अधिक पानी को अब्जॉर्ब ना करे। या इसके सेकंड वैल्यू हम ले सकते हैं अपने भार का 1/4 से अधिक पानी ना सोखे। 24 घंटे में अपने भार का 22% से अधिक या 1/4 भाग से अधिक पानी ना सोखे। तीसरा पॉइंट है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। और दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि जो मेटालिक साउंड उत्पन्न होती है
कुछ मंद होती है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स थी उसको आपस में टकराने पर जो मेटालिक साउंड आती थी उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी अधिक होती थी, हाई होती थी, परंतु सेकेंड क्लास ब्रिक्स को टकराने पर उसकी जो मेटालिक साउंड होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ कम होगी। सेकेंड क्लास ब्रिक्स की जो मेटालिक साउंड होगी वह कुछ कम होगी, मंद गति में होगी। यह है हमारा फील्ड टेस्ट। और इसका अगला पॉइंट है, जो ईंट का रंग होता है कुछ पीलापन लिए हल्का लाल होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक्स की यह पहचान है। इसे भी हम फील्ड टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। ईंट का रंग कुछ पीलापन लिए हल्का लाल होता है और यह ईंट सेकेंड क्लास के भवनों में तथा अस्थायी संरचनाओं के लिए प्रयोग की जाती है। तो अस्थायी संरचना कैसे होगी? जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं वह मोर्टार का यूज़ नहीं करते, केवल ईंट पर ईंट रखकर जो संरचना बनाते हैं उसे अस्थायी संरचना कहते हैं। इन्हें बाद में हटाया भी जा सकता है और इसी प्रकार वह दीवार बनाकर ऊपर अपना पन्नी वन्नी डालकर रहते हैं। तो इसी तरह वह सेकंड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करते हैं अस्थायी संरचना बनाने के लिए। और ऐसी दीवारें जिन्हें प्लास्टर से ढकना हो, जिन पर प्लास्टर करना हो, उसके लिए क्या करते हैं? सेकंड क्लास ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। जनरली हम लोग सेकंड क्लास ब्रिक्स का ही यूज़ करते हैं अपने भवन को बनाने में। और जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स होती है उस पर जो होता है प्लास्टर नहीं करते हैं, उस पर प्लास्टर नहीं करते हैं। और सेकंड क्लास की ब्रिक्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ प्लास्टर करना होता है हमें। आइए देखते हैं सेकंड क्लास की ब्रिक्स। यह है सेकंड क्लास की ब्रिक। सेकंड क्लास की ब्रिक्स, इसके देखिए इसके शेप में कुछ डिफरेंस है। सारे इसके जो शेप हैं इनके कॉर्नर देखिए, कॉर्नर ये इनका कॉर्नर, ये कॉर्नर फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से कुछ डिफरेंस रहता है इसमें, उनके कलर में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये हमारी सेकंड क्लास की ब्रिक्स हैं, इनके शेप में कुछ कमी रहती है तो उन्हें सेकंड क्लास की ब्रिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड क्लास की ब्रिक्स के बारे में। थर्ड क्लास की ब्रिक्स के बारे में, तो थर्ड क्लास की जो ब्रिक्स होती है हमारी, यह कम पकी होती है, इन्हें कम पकाते हैं, कम पकी हुई होती है। तो इसलिए इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। आइए देखते हैं इसके पॉइंट क्या क्या हैं। इनके किनारे तथा कोने मतलब एज तथा कॉर्नर खुरदरापन लिए होते हैं, मतलब खुरदरे होते हैं। और इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वह अधिक होता है। कितना होता है? 24 से 25%। कहीं कहीं 25% भी लिखा रहता है, तो 24 या 25% से अधिक ना हो। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इनका वह 24 घंटे में अपने भार का 24 से 25% से अधिक ना हो। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 30 kg/cm² होती है। और इन्हें आपस में टकराने पर भद्दी आवाज़ निकलती है, जिससे मेटालिक साउंड नहीं उत्पन्न होता है। इनमें क्या होती है? भद्दी आवाज़। क्यों होती है? क्योंकि यह अच्छे प्रकार से पकी नहीं होती हैं और यह कुछ ऊंचाई से गिराने पर टूट जाती है, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वह कम होती है, इसलिए यह कुछ ऊंचाई से गिराने पर यह टूट जाती हैं। और इनका जो रंग होता है वह पीलापन लिए रहता है, यह पीलापन लिए रहती हैं इनकी जो ईंट होती हैं थर्ड क्लास की ब्रिक्स। और इंजीनियरिंग कार्यों में क्या इनका प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है इंजीनियरिंग कार्यों के लिए। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? इनका प्रयोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं और अस्थायी दीवार बनाने में, अस्थायी दीवार बनाने में तथा जहाँ पर बहुत कम भार आते हैं किया जाता है इनका प्रयोग। और कम वर्षा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी व सस्ते मकानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। क्योंकि अगर अधिक वर्षा होगी तो इनके जो थर्ड क्लास की ब्रिक्स का जो शेप होगा वह खराब हो जाएगा। वर्षा अधिक होने पर जो ब्रिक्स होती है थर्ड क्लास की, उनका शेप जो होता है वह खराब होने लगता है, वह कम पकी होती हैं, इसलिए उनका जो शेप होता है वह
पानी पड़ने पर ख़राब होने लगता है, इसलिए इनका प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में करते हैं। आइए देखते हैं नोट क्या है। नोट, पकी हुई जो ईंट होती है, पकी हुई ईंट की जो सामर्थ्य होती है वह 35 kg/cm से कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पकी हुई ईंट होती है हमारी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 35 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए। इसको 3.5 Nm/mm² भी लिख सकते हैं। तो पकी हुई ईंट की जो सामर्थ्य होती है वह 35 kg/cm² या 3.5 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। ये है हमारी थर्ड क्लास की ब्रिक्स। थर्ड क्लास की ब्रिक्स है ये हमारी। देखिए इनके जो ईंट हैं पीलापन लिए हुए हैं। इनका जो शेप देखिए प्रॉपर नहीं है, खुरदरेपन, इनके जो कोने हैं देख खुरदरापन लिए हुए हैं। ये हमारी थर्ड क्लास की ईंट है। अब हम बात करेंगे ओवरबर्न ब्रिक्स के बारे में। तो ओवरबर्न ब्रिक्स क्या होती है? जो ज़्यादा पक जाती है, नील में ज़्यादा पक जाती है तो उन्हें ओवरबर्न ब्रिक्स कहते हैं। तो इन जब ज़्यादा पकने से क्या होती है, इनकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ज़्यादा पकने से इनकी जो शेप होती है वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो आइए इनके पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है? यह अत्यधिक पकी हुई होती है, मतलब जो अधिक पक जाती है उन्हें ओवरबर्न ब्रिक्स कहते हैं। और इनका जो शेप होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ज़्यादा पकने से क्या होगा, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है। इनका जो शेप होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये कठोर होती हैं, मतलब सॉलिड होती हैं, वह आसानी से टूटने वाली नहीं होती हैं। और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है अधिक होती है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स से भी अधिक इनकी स्ट्रेंथ होती है। और इनका जो रंग होता है अत्यधिक पकने के कारण काला या नीला पड़ जाता है। अब जैसे जो ज़्यादा धूप में रहते हैं वो लोग काले पड़ जाते हैं, वैसे यह ईंट भी है। ज़्यादा पकने से इनका जो रंग होता है वह काला या नीला पड़ जाता है। इस प्रकार की ईंट को चिनाई कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जो इनके शेप होते हैं वह प्रॉपर वे में नहीं होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग चिनाई कार्यों में नहीं किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनका प्रयोग होता कहाँ है। तो जो इनका प्रयोग होता है वह सड़कों के सॉइलिंग कोट में होता है। सड़कों के सॉइलिंग कोट, सॉइलिंग कोट में होता है। सड़कों के सॉइलिंग कोट में करते हैं। जब फर्श बनाते हैं तो उसके नीचे जो गिट्टी बिछाई जाती है तो यही ओवरबर्न ब्रिक्स और रहती है, तो उनको तोड़ लिया जाता है। और जब हम फर्श बनाते हैं तो उनके फर्श बनाने में जो गिट्टी प्रयोग होती है तो उस रूप में हम ओवरबर्न ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और चूना कंक्रीट बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो जब सड़क बनती है तो सड़क में हम सॉइलिंग कोट करते हैं, फिर वियरिंग कोट करते हैं। तो सॉइलिंग कोट में जो गिट्टी उट्टी भी यूज़ होती है वह हम ओवरबर्न ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ। आइए देखते हैं नोट्स क्या है। नोट्स में क्या लिखा है? तो मशीन दबित ईंट, मतलब जो मशीन से प्रेस्ड होकर ईंट बनती है, जिसे इंजीनियरिंग ईंट भी कहते हैं, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 450 kg/cm² से भी अधिक होती है। यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जो मशीन से ईंट प्रेस्ड करके बनाई जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 450 kg/cm² से भी अधिक होती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा 400 kg/cm² से अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ईंट, मतलब जिस ईंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 450 kg/cm² से अधिक होती है उसे हम हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहते हैं। और हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ होता है भारी संरचनाओं जैसे पुल, चिमनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की नींव बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह है हमारी ओवरबर्न ब्रिक।
ओवर बर्न ब्रिक। देखिए इसका जो रंग है काला या नीला पड़ जाता है। अत्यधिक पकने के कारण यह ईंट जो होती हैं काली या नीली शेप में कलर में हो जाती हैं। इनका जो शेप होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है। इनका यूज़ कहाँ करेंगे? सड़क बनाने में, फर्श बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। फर्श की जो नीचे गिट्टी उट्टी यूज़ होती है फर्श बनाने में, वहाँ इसका यूज़ करते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं सेकंड क्लास ब्रिक्स क्या होती है। इनके किनारे सीधे परंतु यह मानक माप से कुछ कम शुद्ध माप की हो सकती है। इनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वह 22% से अधिक नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में सेकेंड क्लास की ब्रिक्स को पानी में डुबोने पर वह अपने भार का 22% से अधिक या अपने भार का 1/4 से अधिक पानी न एब्जॉर्ब करे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए और दो ईंटों को आपस में टकराने पर जो मेटालिक साउंड होती है, धात्विक ध्वनि कुछ मंद होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ कम होती है। और ईंट का जो रंग होता है हल्का पीलापन लिए लाल होता है। यह सेकंड क्लास के भवन को बनाने में तथा अस्थायी संरचनाओं को बनाने में प्रयोग की जाती हैं। ऐसी दीवारें जिन्हें प्लास्टर से ढापना हो के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये है हमारी सेकंड क्लास की ब्रिक्स। आइए बात करते हैं थर्ड क्लास की ब्रिक्स के बारे में। थर्ड क्लास की ब्रिक्स, इनके किनारे खुरदरापन लिए होते हैं। इनके किनारे होते हैं खुरदरापन लिए होते हैं। यह कम पकी हुई होती हैं और इन्हें 24 घंटे पानी में डालने पर यह अपने भार का 24% से अधिक पानी ना सोखें। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 30 kg/cm² होती है और आपस में टकराने पर भद्दी आवाज़ निकलती है। कुछ ऊंचाई से गिराने पर यह टूट जाती हैं। और ईंटों का रंग हल्का पीलापन लिए रहता है, मतलब ईंटों का रंग पीलापन लिए रहता है। इंजीनियरिंग कार्यों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग अस्थायी दीवारों तथा बहुत कम भार आते हैं, जहाँ बहुत कम भार आते हैं, जो गरीब लोग ईंटों को जोड़कर ऊपर अपना पन्नी डाल लेते हैं या छपरा उपरा डाल लेते हैं, तो वहाँ जो छप्पर का भार होता है वह बहुत कम होता है। तो ऐसे जगह हम क्या करते हैं? थर्ड क्लास की ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। कम वर्षा वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व अस्थायी सस्ते मकानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नोट: पकी हुई जो ईंट की सामर्थ्य होती है वह 35 kg/cm² से अधिक पकी हुई ईंट की जो स्ट्रेंथ होती है वह 35 kg/cm² से कम नहीं होनी चाहिए या 3.5 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पकी हुई ईंट की जो सामर्थ्य 35 kg/cm² या 3.5 Nm/mm² से कम नहीं होने चाहिए। ये है हमारी थर्ड क्लास की ब्रिक्स। इनका जो रंग होता है कुछ पीलापन लिए रहता है। यह थर्ड क्लास की ब्रिक्स हैं। इनके देखिए कॉर्नर खुरदुरे हैं, इनकी शेप भी प्रॉपर नहीं है और यह कम पकी हुई होती हैं। अब बात करते हैं ओवरबर्न ब्रिक्स के बारे में। तो ओवरबर्न ब्रिक्स क्या होती हैं? जो अत्यधिक पकी हुई होती हैं। तो यह अत्यधिक पकी हुई होती हैं। अत्यधिक पकने के कारण इनके जो शेप होते हैं वह प्रॉपर नहीं रहते हैं। इनका जो शेप होता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये कठोर होती हैं। पकने के कारण ये इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वह बढ़ जाती है, सॉलिड हो जाती हैं और आसानी से टूटने वाली नहीं होती हैं। इनकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। इनका जो रंग होता है काला या नीला पड़ जाता है अत्यधिक पकने के कारण। इस प्रकार की ईंट को चिनाई कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर नोट्स है, जो हमारी नोट्स है, मशीन दबित ईंट, मशीन प्रेस्ड जो ब्रिक्स होती है
उसे इंजीनियरी ईंट कहते हैं। इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी अधिक होती है और 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो ईंट होती है, मतलब ऐसी ईंट जिसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है, उन्हें हम हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहते हैं। और इनका प्रयोग पुल में, चिमनी बनाने में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की नींव बनाने में आदि कार्यों में किया जाता है। ये है हमारी मशीन, प्रेस्ड ब्रिक्स बनाने की मशीन। इससे ऑटोमेटिक ब्रिक्स जो बनती है वो मैकेनिकली प्रेस्ड होकर बनती है। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, 450 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होती है। देख लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो ईंट की जो मिट्टी होती है उसमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं और क्यों मिलाए जाते हैं, उनका जो कार्य होता है क्या होता है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।